नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 15 दाज्यू कहानी भाग 1 और 2 में हमने जगदीश बाबू और मदन की कहानी को पढ़ा। अब आगे की कहानी भाग 3 में उसका अभ्यास करेंगे। तो आरंभ में अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का मदन कैफे में मिलता है। जगदीश बाबू को अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का मदन कैफे में मिलता है। इससे उसको अपनत्व मिल गया। जगदीश बाबू को मदन के मिलने से उसको अपनत्व मिल गया, ऐसा लगा। अकेलापन दूर हो गया। जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया, उसको एकांकीपन दूर हो गया। वह इस शोरगुल में शहर में अकेले रहते थे। अब उसका मदन के मिलने से उसका अकेलापन दूर हो गया। मदन का दाज्यू करना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। जब मदन उसे दाज्यू यानी कि बड़ा भाई कहता था तब उसे बहुत ही अच्छा लगता था, और जब वह कहता था तो थोड़े ही दिनों में जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। अब उन्हें सारा शहर अपना लगता था। जब कोई भी व्यक्ति अपने निर्जन एकांत में अपना मन होता है, तब पूरा शहर में शोरगुल रहता है तो भी एकांकीपन लगता है। लेकिन पूरे शहर में जब अभी उसे मदन मिल गया तो उसका सारा शहर उसे अपना लगने लगा, क्योंकि जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे का सामान्य बॉय था। वह कैफे में सबके सामने उनको दाज्यू कहता था। वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। थोड़े दिन के पहले तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन मदन उसे बार बार दाज्यू कहता था। वह जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जगदीश बाबू एक मध्यम वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वही प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। क्योंकि मनुष्य को जब प्रेस्टीज खराब होने का भय होने लगता है, तब अहंकार की तेज धार से अपनत्व की पतली डोरी टूट जाती है, और वही जगदीश बाबू और मदन के बीच भी हुआ। इसलिए उन्होंने दाज्यू कहने पर मदन को डांटा, और जगदीश बाबू को डांटने से मदन के दिल को चोट लगती है। अब मदन के दिल में किस प्रकार की चोट लगती है? क्योंकि उसे बार बार दाज्यू कहने से उसकी प्रेस्टीज को धक्का लगता है और वही अहंकार की पतली डोर टूट जाती है, क्योंकि वही धार बहुत तेज होती है और अपनत्व अपना नाजुक रिश्ता वह टूट जाता है। लेकिन वही डांटने पर मदन के दिल को बहुत गहरी चोट लगती है। यह एक शब्द चोट लगना व आशय स्पष्ट करना है। मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ कि मदन को जगदीश बाबू के साथ अपनत्व हो गया था। वह उसको अपना बड़ा भाई मानने लगा था। इसलिए मदन उनको बार बार दाज्यू कहकर पुकारता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। अब उनको अहं के कारण मदन का बार बार दाज्यू कहना अच्छा नहीं लगता था। उनके मन को ठेस पहुंची। वे मदन को गुस्से होकर डांटने लगा। दाज्यू दाज्यू क्यों चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी तुम्हें नहीं है? जगदीश बाबू के इस व्यवहार से मदन को गहरी चोट लगी और कोठरी में बैठकर रोने लगा। इसीलिए जब उसके दिल को गहरी चोट लगी तो वह सिर दर्द का बहाना करके घंटों तक रोता रहा। यहाँ न तो मदन को पता था कि मेरे दाज्यू कहने से उसकी प्रेस्टीज का कोई धक्का लगता है, और जगदीश बाबू को उसकी प्रेस्टीज का सवाल था। इसी भय से उसने मदन का दिल तोड़ लिया। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में गए। तब इस लड़के का मूड बदल गया था। उसका मन प्रसन्न नहीं था। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उसके पास नहीं आया।
तत्परता यानी उत्सुकता, प्रसन्नता से। पहले तो जब भी जगदीश बाबू उसे बुलाते थे तो आया दाजू, ये लाया वो लाया, आपने आज कम खाया, आप थोड़ा खा लेते, वही तत्परता उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। लेकिन वही तत्परता आज जगदीश बाबू के आने से नहीं दिखाई दी। उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजू क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। ज्वालामुखी सा फूट पड़ना मुहावरा है, यानी कि बहुत बहुत क्रोधित होना, क्योंकि वह बहुत क्रोध में था। जो मैं कुछ भी पूछूंगा तो वह क्रोध में आकर मुझ पर चिल्लाने लगेगा। हेमंत ने दोबारा पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे, कहकर मदन मुड़ गया। तब उसका चेहरा इतना, मन में उतनी ऐसी भावनाएं थी कि वह कोई नहीं समझ पाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य मन को समझना मुश्किल है। बाल मन की संवेदना का चित्रण हुआ है। मन के ऐसी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र बताया गया है। आज मैं मदन के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि भावनाओं को विचित्र बताया है, यानी कि मन की भावना कि शेखर जोशी कृत दाजू कहानी से यह विधान अद्भुत किया गया है कि मन की भावनाओं को विचित्र बताया गया है कि किसी के मन में क्या है वह कोई भी मनुष्य नहीं समझ पाता। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। इस एकांकी में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच कोलाहल वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। क्योंकि मदन और जगदीश बाबू दोनों अकेले थे, चाहे जितना भी शहर में कोलाहल था, लेकिन सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी सुनेपन की अनुभूति नहीं जाती थी। उसे सब कुछ पराया और अपनत्वहीन लगता है। मन की ऐसी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र कहा है, क्योंकि मनुष्य के मन को कोई नहीं समझ पाता। इसीलिए बाल मन की संवेदनाओं का चित्रण इस कहानी में अच्छी तरह से किया गया है।